Good morning students, myself Rajeshwari Devi Rathore, assistant professor in Department of History. आज हम लेंगे महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन, असहयोग आंदोलन किया था हमने। आज हम लेंगे खिलाफत आंदोलन। महात्मा गांधी और खिलाफत आंदोलन 1920 के प्रारंभ में ही भारतीय मुसलमानों ने निश्चय किया कि वे संपूर्ण भारत में तुर्की के प्रति इस अन्याय का विरोध करने के लिए आंदोलन करेंगे। उधर महात्मा गांधी रॉलेट अधिनियम के विरुद्ध सत्याग्रह की घोषणा कर चुके थे। इसीलिए नवंबर 1919 में हुई खिलाफत कांग्रेस में उन्होंने अध्यक्षीय भाषण में मुसलमानों की समस्या के हल के लिए भी असहयोग आंदोलन ही प्रस्तुत किया था। इसी अवसर पर उन्होंने यह भी कहा था कि यदि खिलाफत का प्रश्न मुसलमानों की आकांक्षाओं के अनुरूप हल नहीं होता तो कोई भी भारतीय सरकारी अधिकारी विजय उत्सवों में भाग नहीं ले पाएगा। उन्होंने कहा था, यदि शांति समझौते की शर्तें मुसलमानों के अनुकूल नहीं होती हैं तो वे सरकार से सहयोग बंद कर देंगे। यदि सरकार खिलाफत जैसे महान ध्येय के संबंध में धोखा देती है तो हमारे लिए असहयोग के सिवाय कोई चारा नहीं रह जाता है। गांधी जी के इन आश्वासनों से प्रेरित होकर भारतीय मुसलमानों ने 1920 के प्रारंभ में आंदोलन करने का निश्चय किया था। खिलाफत नेता हिंदू मुसलमान एकता के लिए बड़े उत्सुक थे, क्योंकि असहयोग आंदोलन के लिए सेवाओं और काउंसिलों का बहिष्कार करना आवश्यक था, जो हिंदुओं के सहयोग के बिना असंभव था। उनकी उत्सुकता इसी में झलकती है कि दिसंबर 1919 को मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित कर गोवध न करने का आह्वान किया। भारतीय मुसलमानों को इस प्रकार आश्वासन देकर महात्मा गांधी ने अपने पत्र में भारत के वाइसरॉय गवर्नर जनरल का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया और यह आशा व्यक्त की कि ब्रिटिश सरकार भारतीय मुसलमानों की धार्मिक भावना का आदर करेगी। यह पत्र उन्होंने खिलाफत समिति के अध्यक्ष निर्वाचित होने के उपरांत दिया था। इस पत्र का उत्तर न मिलने पर 19 जनवरी 1920 को खिलाफत कॉन्फ्रेंस का एक डेपुटेशन डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में वाइसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड से मिला। वाइसरॉय से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इस पर मार्च 1920 में मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में एक डेपुटेशन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज से मिला। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तुर्की साम्राज्य के प्रति कोई विशेष रियायत नहीं की जा सकती, अन्य विजित राष्ट्रों के समान ही तुर्की के प्रति व्यवहार किया जाएगा। खिलाफत डेपुटेशन के इंग्लैंड से खाली हाथ लौटने पर महात्मा गांधी ने असहयोग का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसका अनुमोदन अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कलकत्ता में आयोजित कॉन्फ्रेंस में किया गया। इसके उपरांत गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर खिलाफत आंदोलन में सहयोग देने का दबाव डाला। कांग्रेस की सहमति मिलने पर गांधी जी ने वाइसरॉय को एक पुनः पत्र लिखा, जिसमें 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन आरंभ करने की घोषणा की। 1 जून से 30 जून तक इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई। उसमें असहयोग का 4 चरण वाला कार्यक्रम घोषित किया गया। पहला, उपाधियों का परित्याग करना। दूसरा, सिविल सेवाओं का बहिष्कार करना। तीसरा, करों की अदायगी न करना। और चौथा, सेना और पुलिस सेवाओं का बहिष्कार करना। गांधी जी ने पंजाब के अन्याय खिलाफत के प्रति दुर्व्यवहार और स्वराज्य जैसे 3 मुद्दों को लेकर आंदोलन करने के लिए इसी तरह की योजना स्वीकार करने को कांग्रेस पर दबाव डाला। अब हम लेंगे आंदोलन के लिए कांग्रेस की सहमति। संवैधानिक तरीके से आंदोलन चलाने में सफलता की आशा न होने तथा हंटर कमीशन की रिपोर्ट से निराश होकर कांग्रेस असहयोग आंदोलन पर विचार करने को तैयार हो गई। CR दास एवं तिलक ने इसका विरोध किया, परंतु दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नेताओं ने गांधी जी के कार्यक्रम का समर्थन कर दिया। अब लेंगे हम आंदोलन की प्रगति। आंदोलन का प्रारंभ 1920 के आरंभ से ही हुआ। प्रारंभ में इसको सृजनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों ही स्वरूपों में सफलता मिली। निश्चित समय में 20 लाख चरखे वितरित किए गए। तिलक स्मारक व स्वराज्य फंड में 1 करोड़ के स्थान पर 1 करोड़ 15 लाख रुपए एकत्रित किए गए। 50 लाख से अधिक कांग्रेस के सदस्य बनाए गए। बहिष्कार के क्षेत्र में छात्रों ने अपनी कक्षाओं का, वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया। 1919 के सुधार कानूनों के अंतर्गत होने वाले चुनावों में राष्ट्रीय विचारों के प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए। जमायत उल उलेमा के लगभग 900 मुस्लिम विद्वानों ने एक फतवा जारी कर असहयोग की स्वीकृति प्रदान की।
इस प्रकार महात्मा गांधी ने गोखले और बंकिम चंद्र के स्वप्न को जन आंदोलन का संचालन कर साकार किया। 1 अगस्त 1920 को गांधी ने अपने केसरे-ए-हिंद के अलंकरण को वापस कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने वाइसरॉय को सूचित किया कि पंजाब जैसी घटनाओं के परिणाम यूरोपीय देशों में अवश्य ही हिंसक रक्तपातपूर्ण क्रांति में परिणित होते, किंतु भारत के आधे नागरिक तो खूनी क्रांति में असमर्थ हैं और शेष करना नहीं चाहते, अतः असहयोग ही एकमात्र उपाय है। गांधी जी और अली बंधुओं ने देश भर में दौरे किए, जगह जगह सार्वजनिक सभाएं की, स्थानीय लोगों से संपर्क किया। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि इंग्लैंड को हमसे यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि हम अपने उन अधिकारों के हनन के बाद भी उसके आगे शीश झुकाते रहेंगे जिन्हें मुसलमान अपने जीवन मरण का प्रश्न समझते हैं। आंदोलन दिनों दिन तीव्र होता गया। CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई और वल्लभ भाई पटेल ने वकालत छोड़ दी। राजकीय महाविद्यालयों के बहिष्कार करने के उपरांत काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, राष्ट्रीय कॉलेज लाहौर, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली जैसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। मुसलमान और हिंदू खिलाफत एवं स्वराज्य की स्थापना के लिए कंधे से कंधा लगाकर अथक प्रयास कर रहे थे। जून 1920 में लखनऊ में एक फतवा जारी किया गया। उसमें मुसलमानों से कहा गया कि या तो वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिहाद करें या भारत छोड़कर चले जाएं। अनेक मुसलमान ब्रिटिश भारत को एक अपवित्र देश समझकर हज करना अधिक श्रेयस्कर समझने लगे। आंदोलन को सर्वाधिक सफलता प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर मिली। ब्रिटिश सरकार हिंदू मुसलमान एकता पर आश्चर्यचकित थी। वह आंदोलन को येन केन प्रक्रिया शिथिल बनाना चाहती थी, अतः आंदोलनकारियों का ध्यान बटाने की नियत से नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत आमंत्रित किया गया। भारतवासियों ने प्रत्येक स्थान पर राजकुमार के स्वागत का बहिष्कार किया। बंबई में पूर्ण हड़ताल रखी गई। राजकुमार को काले झंडे दिखाए गए। भीड़ पर नेता नियंत्रण नहीं रख सके। अहिंसात्मक प्रदर्शन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। यह हिंसात्मक वातावरण 5 दिन तक बना रहा। इस अंतराल में 53 व्यक्ति शहीद हो गए और लगभग 400 आहत हो गए। गांधी जी को इस हिंसात्मक घटना से अत्यधिक दुख पहुंचा और रक्तपात को रोकने के लिए उन्होंने उपवास किया। इसके अलावा 23 नवंबर से बारडोली में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होने वाला था उसे स्थगित कर दिया गया। अब हम लेंगे ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। कांग्रेस द्वारा आयोजित राजकुमार के बहिष्कार से ब्रिटिश सरकार और उसके चाटुकार अधिकारी तिलमिला उठे। सरकार ने दमनकारी नीति का सहारा लिया। कांग्रेस और खिलाफत और स्वयंसेवक संगठन गैर कानूनी घोषित कर दिए गए। आम सभाओं पर पाबंदी लगा दी गई। हजरत और अली बंधु जैसे नेताओं के जेल भेज देने पर मुसलमानों ने आक्रोश व्यक्त किया। संपूर्ण भारत में हजारों राष्ट्रवादियों को जेलों के सीखचों में बंद कर दिया गया। बंदी बनाए जाने वालों में मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू के नाम उल्लेखनीय थे। स्पष्ट है कि कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति के आगे घुटने नहीं टेके और दिसंबर 1921 को अहमदाबाद में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने इस आंदोलन को अबाध्य रूप से जारी रखने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी ने वाइसरॉय को एक पत्र लिखकर सूचना दी कि भारतीयों की न्यायोचित मांगों को सरकार 1 सप्ताह के भीतर स्वीकार कर ले, अन्यथा आत्माभिमानी भारतीयों को सविनय अवज्ञा के लिए बाध्य होना पड़ेगा। 15, 17 और 18 दिसंबर 1920 को वाइसरॉय रीडिंग ने भारत मंत्री मॉन्टेग्यू को तार भेजे। उसने मॉन्टेग्यू से अनुरोध किया कि वह बंदियों को रिहा करने के आदेश दे और साथ में एक गोलमेज सम्मेलन का भी प्रस्ताव रखे। उस सम्मेलन में घोषित सुधार कानूनों को संशोधित करने की घोषणा भी करे। ब्रिटिश सरकार ने वाइसरॉय की ये प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी। नेक्स्ट अब लेंगे हम मोपाल विद्रोह और खिलाफत आंदोलन में शिथिलता। मलाबार केरल में फरवरी 1921 से असहयोग आंदोलन अपना रंग दिखाने लगा। स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी तथा खिलाफती सभाओं ने यहाँ के मुसलमानों यानी मोपालों की धार्मिक भावना को उग्र बना दिया। 9वीं सदी में ही अरब के मुसलमान केरल में आकर बस गए थे। उन्होंने यहाँ की द्रविड़ स्त्रियों से विवाह कर अपनी संख्या बढ़ा ली थी। अरबों की ये संतान ही मोपाल मुसलमान कहलाए। मोपालों के विद्रोह को जुलाई में दबा दिया, किंतु इसके उपरांत मोपालों ने परिवर्तित रूप में अपना सशस्त्र युद्ध आरंभ कर दिया। उन्होंने हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाना आरंभ कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने सेना की सहायता से
इस हिंसात्मक विद्रोह को दबा अवश्य दिया, पर इससे हिंदू मुसलमान एकता को महान धक्का पहुंचा। हिंदू सांप्रदायिक नेता अब हिंदुत्व खतरे में है जैसा प्रचार करने लगे। असहयोग आंदोलन पर तत्काल तो इस घटना का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर दोनों संप्रदायों द्वारा राजकुमार का कड़ा विरोध किया, परंतु इसी अंतराल में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में एक महान क्रांति हुई। मुस्तफ़ा कमाल पाशा स्वयं ने खलीफा का पद समाप्त कर तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कर दी। इससे खिलाफत आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। इसकी समाप्ति के तत्काल बाद ही हिंदू मुस्लिम वैमनस्य पुनः प्रबल होने लग गया। अतः महात्मा गांधी जो खिलाफत आंदोलन से स्थायी हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना चाहते थे, वह नहीं कर सके। 18 फरवरी 1922 को खिलाफत तथा कांग्रेस के सारे नेता बंदी बना लिए गए, तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोपला नेताओं के हाथों में चला गया। इस प्रकार इस आंदोलन ने असहयोग आंदोलन की जड़ें ही काट दी। नेक्स्ट लेंगे हम आंदोलन को स्थगित करना। बारडोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी हो चुकी थी, अतः महात्मा गांधी फरवरी के आरंभ में ही बारडोली चले गए। बारडोली आंदोलन प्रभावशाली ढंग से चल रहा था। गांधी जी ने सर्वाधिक ध्यान अहिंसा पर दिया। अहिंसा ने महात्मा गांधी के जीवन दर्शन का रूप धारण कर लिया और उनके सहयोगियों ने अहिंसा को केवल उनकी वांछनीयता के आधार पर स्वीकार किया था। परंतु बारडोली आंदोलन को भी चोरी चौरा घटना के कारण 11 फरवरी को ही स्थगित करना पड़ा। चोरी चौरा गोरखपुर जिले में एक पुलिस स्टेशन था। 5 फरवरी 1922 को 3000 लोगों की उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी को घेर लिया और उसको आग लगा दी। इसके परिणाम स्वरूप एक थानेदार तथा 21 सिपाही इस अग्नि में भस्मीभूत हो गए। इस हत्याकांड ने गांधी जी के दिल को झकझोर दिया और उन्होंने असहयोग आंदोलन को एकाएक स्थगित कर दिया, क्योंकि गांधी जी के लिए सत्य और अहिंसा स्वराज्य से भी अधिक मूल्यवान थे। आंदोलन का एकाएक बंद करना लगभग सभी नेताओं को अखरा। मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी को पत्र में लिखा कि किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित करना कहाँ तक न्यायोचित है। सुभाष चंद्र बोस ने जेल में इसके स्थगन के संदर्भ में कहा, ठीक उस समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में देशबंधु चित्तरंजन दास के विचार को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। चित्तरंजन दास ने कहा था, महात्मा जी किसी अभियान का आरंभ बड़े शानदार ढंग से करते हैं, वे निपुणतापूर्वक उसे आगे बढ़ाते हैं, उन्हें एक के बाद एक सफलता मिलती जाती है, यहाँ तक कि अपने अभियान के चरम शिखर पर पहुँच जाते हैं, लेकिन तब उनकी हिम्मत छूट जाती है और वे लड़खड़ाने लगते हैं। कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता भी गांधी जी की आलोचना करते नहीं चुके, परंतु महात्मा जी ने इन आलोचनाओं की चिंता नहीं की और स्पष्ट कहा कि देश अभी अहिंसात्मक आंदोलन के लिए पूर्णतया तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में आंदोलन स्थगित करना ही अधिक श्रेयस्कर होगा। अब हम लेंगे आंदोलन की समीक्षा। इस आंदोलन की एक विशेषता हिंदू मुस्लिम एकता उत्पन्न करना भी था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व संभालकर हिंदू मुसलमानों को कंधे से कंधा लगाकर संघर्ष करने के लिए संगठित कर दिया। सुमित सरकार के मतानुसार यह आंदोलन कुलीन वर्ग का था। जहां तक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रश्न है, आरसी मजूमदार का कहना है कि अहिंसा की भावना भारतीयों के हृदय में घर नहीं कर सकी। जहां तक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रश्न है, गांधी मानव स्वभाव और हिंदू मुसलमानों के मध्य इतिहास, संस्कृति और परंपराओं पर आधारित अंतर को नहीं समझ सके। ये अंतर केवल भावनात्मक आधार या भिन्नता के नारों को से मिटाया नहीं जा सकता, अतः गांधी का प्रयास असफल रहा। स्पष्ट है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता को उसके ऐतिहासिक परिवेश में गांधी जी नहीं समझ पाए। खिलाफत आंदोलन की असफलता पर प्रकाश डालते पोलक ने लिखा है, खिलाफत आंदोलन की बुनियाद गलत थी। इधर तो भारतीय मुसलमान इस्लामी धर्मांधता की पुरानी दुनिया की रोमानी परंपराएं पुनर्जीवित कर रहे थे, उधर भारतीय मुसलमानों को विश्वास था कि वे टर्की के निवासियों के हित में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन टर्की के लोग इसका मजाक बनाते थे और इसे मध्ययुगीन भोंडापन कहते थे। गांधी जी अपने जीवन के अंतिम समय में ही यह महसूस कर पाए कि अपने जीवन के अधिकांश समय तक इसके लिए अथक प्रयास करने पर भी वे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित नहीं कर पाए। उनका यह सोचना गलत था कि भारतीय मुसलमान नेता राष्ट्रीय भावना से अनुप्राणित हैं।
गांधी जी ने असहयोग के साथ खिलाफत का प्रश्न जोड़ना इस आधार पर न्यायपूर्ण ठहराया था कि मुसलमानों के हृदय को जीतने का ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। ये सब कमियां होते हुए भी इस आंदोलन के महत्व को सर्वथा नकारा नहीं जा सकता। यदि तिलक ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति त्यागने का मार्ग प्रशस्त किया तो गांधी जी ने अन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह का मार्ग दर्शाया। आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का श्रेय गांधी जी को ही जाता है। तो ये था खिलाफत आंदोलन।